नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। आज हमारे साथ मौजूद है रूपल पटेल, जिनका कैरेक्टर कोकिला मोदी इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आपने उनकी वीडियोस देखे होंगे, आपने अपने फ्रेंड से पूछा होगा रसोड़े में कौन था। तो ये मीम जो इतना वायरल हुआ है, और इस शो के बहुत सारे मीम्स बहुत अलग अलग टाइम पे वायरल हुए हैं। खास तौर पे जो वो गोपी बहू का लैपटॉप धोने वाला जो सीन है वो तो आइकॉनिक बन गया था। तो आज हम लोग बात करेंगे रूपल जी से कि इस कैरेक्टर के बारे में, कि कैसे उन्होंने इसको प्ले करना शुरू किया, क्या था उनके मन में, उनकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बात करेंगे। वेलकम रूपल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। तो रूपल, हम इससे पहले कि हम वायरल मीम्स पे बात करें, आपके कैरेक्टर पे बात करें, थोड़ा सा आपके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डेज के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में हम बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, पढ़ाई लिखाई भी मुंबई में हुई है, और मैं अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी, दैट इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, न्यू दिल्ली, वहां पर मैंने प्रशिक्षण लिया। और वो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे लर्निंग डेज थे, और मेरी जिंदगी के टर्निंग डेज थे, क्योंकि वहां पर जो सीखा, वहां के टीचर से जो सीखा, एनएसडी से जो कुछ भी प्रशिक्षण ग्रहण किया है, आज वही सारी चीजें मुझे काम में आ रही है। तो वो मेरे लिए एक स्वप्न के समान है, और एक न भूलने वाले दिन है मेरे लिए। तो आपने शुरू से आपका मन था कि आप जाएंगे एक्टिंग में, आपको थिएटर पसंद था, आपको प्लान? जी हाँ, जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे याद है, मैं बचपन से ही फैंसी ड्रेस कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन या ड्रामेटिक्स में पार्ट लेती थी। कॉलेज में भी मैं लेती रही, स्टेट लेवल, और इंटर कॉलेजिएट लेवल में मैं हमेशा रही, इप्टा कॉम्पिटिशन्स में रही, कॉकपुट कॉम्पिटिशन्स में रही हमेशा। तो फिर मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें एक्टिंग को करियर बनाना है तो तुम्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो उस वक्त एफटीआई में तो एक्टिंग नहीं हो रही थी, कुछ समय के लिए बंद था डिपार्टमेंट। तो फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद आपने कैसे आगे प्रोग्रेस किया, फिल्में कैसी की? और बिल्कुल, एनएसडी करने के बाद चूंकि बम्बई की थी, तो मुझे घर तो वापस लौटना ही था। और जिस हफ्ते मैं लौटी, उसी हफ्ते मैंने बड़े आत्मविश्वास के साथ श्याम बेनेगल की ऑफिस नंबर पर कॉल किया, और मैंने कहा कि मेरा नाम रूपल पटेल है, मैं अभी एनएसडी पास आउट करके आई हूँ, और मैं श्याम बाबू से मिलना चाहती हूँ। मुझे मिलने का समय मिल गया, श्याम बाबू मुझे मिले, लगभग नेक्स्ट डे का ही मिल गए। और उसी दौरान वो अंतर्नाद कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे अंतर्नाद में इंट्रोड्यूस किया। तो मुझे एनएसडी के एक बैकग्राउंड ने बहुत बहुत मजबूती से एक पैर जमाने का मौका दिया है। और श्याम बाबू का धन्यवाद करती हूँ। श्याम बाबू की फिल्म में काम किया, सूरज का सातवां घोड़ा, मम्मो, अंतर्नाद। और उसके बाद सही जब वो खुद भी एनएसडी ग्रेजुएट थे, तो उनके एक प्रोडक्शन में जो थे वो उन्होंने मेरा एनएसडी में प्ले देखा था, तो उनकी तरफ से बुलाहट हो गई। उनकी एफडी फिल्म की चूड़ियां, जिसको नेशनल अवार्ड मिला, और उसके बाद किसी और ने मेरा काम देखा, तो मुझे यू टीवी में बुलाया। उस वक्त उनके डिलिश सोप चल रहे थे, मैंने शगुन किया, बहुत सारी चीजें इस तरह से काम मिलता गया। और एनएसडी का योगदान जो है मेरे करियर में, उस पढ़ाई का, उससे तो मैं नतमस्तक प्रणाम करती हूँ, मेरे टीचर्स को नतमस्तक प्रणाम करती हूँ। और बल्कि जो भी युवा पीढ़ी या जो भी इंसान एक्टिंग में आना चाहते हैं, मैं उनसे ये जरूर आग्रह करूंगी कि एक नेचुरल टैलेंट तो होती है, पर कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। वो चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से ले या फिर आप ड्रामेटिक्स करके ले, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस और एक प्रशिक्षण के साथ आना चाहिए, तो वो आपके काम को निखारता है। टैलेंट को पॉलिश करना बहुत जरूरी है, उसके बिना दिक्कत हो जाती है। आप वो जानते नहीं है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है। श्याम बेनेगल जी एक आइकन है अपने आप में, उनके साथ काम करना कैसा रहा आपके लिए?
बहुत अच्छा, क्योंकि बेसिकली मैं खुद भी बहुत पंक्चुअल हूँ, सिंसियर हूँ और समय की पाबंद हूँ, और वो सारे गुण श्याम बाबू में ही थे। और वो अपने आप में इतना विशाल एक इंस्टीट्यूट है, आप किसी भी विषय पर उनसे बात कर लो, वो हर विषय की जानकारी रखते थे। और बहुत सहज इंसान, बहुत प्यारे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन और स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि एनएसडी से निकल के एक और इंस्टीट्यूट में आ गई हूँ जहाँ पे हमारे एनएसडी के टीचर इतने प्यारे, उसी तरह से श्याम बाबू भी है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग और बहुत प्यार बांटने वाले इंसान। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से कंसंट्रेशन के साथ अपने कैरेक्टराइजेशन के अंदर ही रहकर किस तरह से रिहर्सल करके किस तरह से सीन को परफॉर्म करना चाहिए, और फिर सीन से निकलकर जब आप अपने आम जीवन में आते हो तो किस तरह से आनंद भी लेना चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छा रहा उनके साथ अनुभव। तो आते हैं इस कैरेक्टर पे जो आपने प्ले किया, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। और मैं आपको एक सीक्रेट चीज बताती हूँ, ये मतलब बहुत पर्सनल है, पर आई थिंक यूल फाइंड इट रियली फनी। ये जब सीरियल आता था 2010 में आई थिंक शुरू हुआ था, ये साथ निभाना साथिया, जी राइट? हाँ। हाँ। तो मैं उस समय तक कॉलेज में आ गई थी और मैं दिल्ली में पढ़ रही थी। तो ऐसे ही छुट्टियों में मैं घर गई, तो टीवी देखना मेरा बिल्कुल छूट गया था। कॉलेज में आकर के तो समय नहीं मिलता था, घर पर वापस जाकर के टीवी देखा थोड़ा बहुत, तो ये सीरियल चल रहा था। और मुझे अच्छा। याद है कि आप क्लास लगा रही थी किसी की। तो अपनी बहू या राशि में से किसी एक की क्लास लग रही थी, और मेरी मम्मी बैठ के ध्यान से देख रही थी। और उन्होंने देखते देखते मुझे बुलाया, कहती अदिति इधर आओ। मेरा घर का नाम अदिति है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहती देखो। मैंने कहा क्या देखना है? कहती अगर तुम्हें ढंग से काम करने नहीं आए, तुम्हें समझदारी नहीं आई, अगर तुम इसी तरह से बेसमझ बनी रही, तो तुम्हारी सासू माँ तुम्हें ऐसे ही डांटेगी। वो मेरा पहला इंटरेक्शन था इस सीरियल के साथ। और वो जो कैरेक्टर था आपका उसमें, जो आपने बहुत ही कड़क सख्त सास वाला जो एक रोल प्ले किया था, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा ये समझना। और वो मैं सच बताऊं, मैं थोड़ा सा डर गई थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि अच्छा ठीक है ठीक है, आई डू इट, आई लर्न एवरीथिंग। तो खैर वो तो मजाक की बात थी, मम्मी भी मजाक में कह रही थी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि जब इस रोल का ब्रीफ आया था आपके पास, जब आपने ये रोल मतलब एक्सेप्ट किया एंड देन यू स्टार्टेड प्लेइंग कोकिला बेन मोदी, तो आपके दिमाग में किस तरह की इमेज बनी थी जब आपने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी, आपने पहली बार कैरेक्टर को पढ़ा? जब पहली बार मुझे इस किरदार के बारे में बताया गया था, तो ये बिल्कुल बताया था कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है और ये अपने हिसाब से सबको चलाने वाली है। लेकिन जैसे जैसे हम सेट पर सीन करते गए और जिस तरह से एक परफॉर्मेंस लेवल तक पहुंचे, तो उसमें धीरे 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 एक कलाकार भी अपने इनपुट डालता है। तो जहां पर डांट पड़नी होती थी, लेकिन अगर किसी ने अच्छा किया तो मैं पलट कर देखती थी और एक हल्की सी स्माइल देती थी। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो किरदार एक बहुत ही न्याय संगत जस्टफुल किरदार बना कि एक ऐसी आदर्श सास जो सही को सही, गलत को गलत कहने वाली है, और जो बिल्कुल चाहती है कि अपनी बहू को एक बेटी की तरह मानती है, और उसे जो जो उस बहू में कमियां हैं, उस कमियों को निखार कर उसमें एक सुधार लाने का प्रयास करती है। क्योंकि आमतौर पर हम फिल्मों में या सीरियल्स में या बहुत कहानियों में सुनते हैं कि या तो सास बहुत अच्छी है या तो बुरी है, लेकिन कोकी किरदार एक बहुत ही आदर्श, न्याय संगत और परिवार के मुखिया का था, जो किसी भी परिस्थिति में परिवार को बांध कर रखती थी, और वो परिवार भी कैसा संयुक्त परिवार। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उभर कर आया ये, और इसीलिए दर्शकों को पसंद भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी की गलती पर क्लास लगी हुई थी और कोकिला उसकी क्लास ले रही थी, तो वो वैसी ही थी कि गलती पे डांट और सही करने पे प्रशंसा करने वाली। तो जो राशि थी वो बड़ी बदमाश थी और वो खुराफाती थी और बहुत आलसी थी। वो कभी भी कुछ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं रहना, उसको उतनी आता भी नहीं था काम, और सब झूठ बोलना, हर बात में झूठ बोलना। तो ये दो बहुएं थी, और दूसरी जो गोपी बहू थी वो बहुत ही सीधी सरल और बहुत ही प्यारी थी। कुशल भी थी, उसे खाना बनाने अच्छा आता था, सिलाई अच्छी आती थी, घर कामों में कुशल थी, और समझदारी भी उसमें ज्यादा थी। लेकिन ये राशि जो बदमाश बहू,
वो हमेशा उसको फंसा देती थी। इसलिए कोकिला की नजर दोनों बहुओं पर रहती थी, और जो गड़बड़ करता था तो वो फिर उसे बिल्कुल पाठ पढ़ाती थी। तो मैंने बहुत एंजॉय किया इस रोल को, क्योंकि कलाकार की जिंदगी में काम बहुत आते हैं, लेकिन लाइफ टाइम कैरेक्टर आना या लाइफ टाइम मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर होना, ये सौभाग्य की बात है। और कोकिला मोदी मेरा लाइफ टाइम मोस्ट मेमोरेबल रोल है, और इसे मैं आजीवन याद रखूंगी। और जिस तरीके का एक निस्वार्थ प्यार, अटूट प्यार दर्शकों ने दिया है, दिल खोलकर प्यार दिया है, उस प्यार के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। तो ये जो सीन वायरल हुआ, आप जी रसोड़े में कौन था वाला, जी तो इसके जी बारे में आपको कैसे पता चला, कब आपको पता चला कि ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है? क्योंकि यशराज मुखाटे ने वो सॉन्ग बनाया, उन्होंने भी कहा कि जी कॉल करके उनको बधाई दी थी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये सारी बातें, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। मैं ये रिश्ते हैं प्यार के, ये स्टार प्लस पर 9 बजे शो आता है सोमवार से शनिवार। राजन शाही सर का है, डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन, और ये बहुत ही प्यारा शो है, इसे भी दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इस शो की शूटिंग करके घर लौटी थी, और घर पर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, वक्त ही नहीं मिलता है, क्योंकि डेली सोप में तो मालूम है मैम, आपको ढूंढने में क्या मैं माफी चाहती हूँ। जमाने में। लेकिन मेरे पास वही है कि जब सेट पर रहती हूँ तो एक किरदार की भूमिका और एक जिम्मेदारी निभाती हूँ, जब घर जाती हूँ तो एक पत्नी, एक माँ की जिम्मेदारी निभाती हूँ, तो उतना समय नहीं मिलता है। तो घर पे एक व्हाट्सएप नंबर रखा है, क्योंकि हमारे डेली सोप पे बहुत सारी डबिंग आती, तो घर पहुंचते तो दिक्कत हो जाती, तो व्हाट्सएप पे करते। उस व्हाट्सएप पर दिल्ली से मेरी ननद राशि दत्ता ने एक वीडियो भेजा, तो मैंने सिर्फ एक सरसरी निगाह डाली कि कुछ वीडियो भेजा है, मैंने कहा थोड़ी देर बाद मैं देख लेती हूँ। और अभी लॉकडाउन है, हाउस हेल्प को हम नहीं बुला रहे हैं घर पे, तो जी मैं जी। खुद ही शाम के बर्तन धो रही थी। धोने के बाद मैंने चलो हाथ में मोबाइल ले लिया और खड़े खड़े मैंने ऑन किया, और जैसे मैंने देखा तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। मेरे जहन में ये आया कि मैंने ये डायलॉग इस तरह से डायलॉग के रूप में बोला था, ये गाना कैसे हो गया? और तब तक यशराज साहब का चेहरा आ गया, वो कुछ बजाते हुए कुछ बोल रहे, हा हा कर रहे, तो मैं समझ गई कि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से डायलॉग को एक फनी वीडियो में कन्वर्ट किया, एंड विच इज वेरी ब्यूटीफुल। देन आई आस्क माय फ्रेंड चारुल मलिक हु इज विद इंडिया टीवी। चारुल मलिक, उनसे मैंने कहा कि आप मुझे प्लीज इनका नंबर ढूंढ कर दीजिए। उन्होंने नंबर दिया और मैंने उनको इमीडिएटली कॉल किया, उनको बधाई दी। वो बहुत सरप्राइज हो गए, शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे पता ही, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं आप मुझे फोन करके बधाई देंगे। और वाकई मैम, आपने बधाई की, आपने अप्रिशिएट किया, तो मेरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि मुझे इतने सारे ऑफर आ रहे हैं, लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो ये ईश्वर के, मुझे लगता है बेटा कि ये नक्की ईश्वर के आशीर्वाद है, गुरु के आशीर्वाद है, दर्शकों का असीम प्यार है, और मेहनत तो है ही। जैसे मेरे थोड़े बहुत डायलॉग लोगों ने पसंद तो किए हैं, यशराज जी की भी मेहनत है, इसके साथ साथ एक ईश्वर का एक चमत्कार है कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है। ट्रू। आप शूटिंग में व्यस्त हैं, आपने मुझे बताया था, तो आप बैक टू बैक शूट कर रही हैं और काफी। मेरे रिश्ते हैं प्यार के मेकअप रूम में हूँ, मैं शूट में हूँ। आपसे बात करनी थी, इसलिए मैंने जल्दी से साड़ी उतार कर एक टॉप पहन लिया, और मैंने कहा कि मैं आपसे इंटरव्यू कर तो लूं। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, वील रैप इट अप। बस मेरा एक छोटा सा सवाल और है जो कि मैं पूछना चाहती थी आपसे, इनफैक्ट मेरे कई दोस्त भी पूछना चाहते थे कि जैसे ये जो डेली सोप्स हैं जो दिखाए जाते हैं टीवी पर, लोग इनको इतना पसंद करते हैं, इन पर अक्सर ये एलिगेशन लगता है, ये आरोप लगाया जाता है कि बहुत ही मतलब बैकवर्ड सोच दिखा रहे हैं कि ठीक है पढ़ी लिखी बहू नहीं है, आप उसको दबा के रख रहे हो, उससे सिर्फ घर का काम करवा रहे हो। अहम जो आपके बेटे का कैरेक्टर निभाया था अहम मोदी का, उस वो बहुत ज्यादा ही रूडली बिहेव करते हैं अपनी पत्नी के साथ, और गोपी बहू जो है वो बहुत सीधी सी है, तो वो सुन लेती है सब कुछ। तो एक इस तरह के आरोप अक्सर लगते हैं डेली सोप्स की कि वो बहुत एग्रेसिव हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि कोई भी कलाकृति है, चाहे वो सीरियल है, फिल्म है या थिएटर है, वो कहीं ना कहीं एक समाज का दर्पण है, समाज का आईना है। समाज में सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो वो तो समाज कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि फिर तो वो स्वर्ग कहलाएगा। तो जी समाज
में बहुत सारी रीतियां हैं, रिवाज है, बहुत सारे लोगों की सोच है, पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारे इतने नॉर्म्स है, इतने कंडीशंस है। तो ऐसी परिस्थिति में काफी जगह पे ऐसा होता है कि कहीं ये माना जाता है कि बेटियां ज्यादा नहीं पढ़ती, कहीं ये माना जाता है कि बेटियां तो लक्ष्मी का अवतार है तो उनकी पूजा की जाती है। तो अलग अलग सोच, अलग अलग एक परिवेश में अलग अलग लोग जीते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समाज का दर्पण होने के नाते ऐसे किरदारों को भी दिखाया जाते हैं। लेकिन चैनल का इसमें एक बहुत बड़ा सकारात्मक योगदान ये है, जैसे अगर हम साथिया की बात करें कि गोपी वो एक बहुत ही अनपढ़ है और उसे कुछ आता जाता नहीं है, सिंपल सी है और अहम पढ़ा लिखा उसको डांटता है। तो आप समाज में परिवर्तन कब कैसे दिखा पाओगे? जब आप उसकी शुरुआत जीरो से करोगे और जीरो से लेके उसकी 100 तक की जर्नी के लिए उसका पूरा ग्राफ दिखाओगे कि एक इंसान कहाँ से शुरू हुआ, किन मुसीबतों का सामना किया, क्या क्या प्रयास किए और कितने पापड़ बेल कर वो एक सफलता की इस मकाम पर पहुंचा है। तो ये एक यात्रा दिखाते हैं पूरी सीरियल में, इसलिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ता है। गोपी का किरदार अगर कोकिला को देखा जाए तो वो अपने पढ़े लिखे बेटे के लिए वो राशि को देखने गई थी, लेकिन उसकी पारखी नजर ने पहचान लिया कि गोपी में गुण ज्यादा है और ये झूठी है और इसकी पूरी साड़ी खींचती है और अंदर से जीन्स टी शर्ट और ये सब निकलता है। और कोकी को समझ में आता है कि जिसकी बुनियादी झूठ पर हो तो वो इमारत खोखली होती है। तो कहीं ना कहीं एक सच्चाई के आईने के साथ साथ एक सकारात्मकता भी दिखाते और ये दिखाने, और अगर हम किसी चीज को अच्छा अच्छा दिखा दे तो ड्रामा कहाँ है, किसी चीज को सिर्फ बुरा बुरा दिखा दे तो ड्रामा कहाँ है। सो ये एक क्रिएटिविटी है, इसमें हम एक लिबर्टी लेते हैं क्योंकि हमें दर्शकों को बांध कर रखना है, उनका मनोरंजन भी करना है, उन्हें ज्ञान भी ताकि उनको ज्ञान भी अर्जित, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, इससे हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है डेली सोप करना क्योंकि आप एक किरदार की पूरी यात्रा जीते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। जी, ट्रू ट्रू ट्रू। सो आपसे घर पे आपके आस पड़ोसियों ने, आपकी जान पहचान वालों ने पूछा कभी रसोड़े में कौन था? हाँ, वो तो सीधे पूछते हैं कि रसोड़े में तो तुम ही होगी, लेकिन चने किसने गायब किए और कुकर किसने उड़ाया? और मैं उनसे यही कहती हूँ कि अभी फिलहाल ये रहस्य बना हुआ है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये रहस्य बना रहे, जब वक्त आएगा तो जवाब दे दूंगी। पर इतना जरूर कहूंगी कि रसोड़े में कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? गोपी वो कहती है, राशि बहन, राशि, राशि। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों में जवाब छुपा हुआ है। जी जी, और उसके पहले और बाद के सीन्स भी बहुत वायरल हो रहे हैं। तो दिस इज समथिंग, मतलब ये एक शो ऐसा है दैट कीप्स ऑन गिविंग, मीम्स पे मीम्स, वायरल पे वायरल सीन्स, ये सारी चीजें। तो आई एम प्रिटी श्योर आने वाले समय में भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर वायरल होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर क्रॉप अप होगा जो कि जिस पर फिर बात होगी। मीम्स वगैरह तो खैर, जैसा कि हमारी पहले भी बात हुई थी, 15 मिनट्स ऑफ फेम वाली चीज होती है कि वो चढ़ता है, ग्राफ ऊपर चढ़ता है, फिर वो उतर जाता है लोगों के ध्यान से। लेकिन स्वाभाविक, स्वाभाविक है। लेकिन जो कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर्स की जो खूबियां हैं, जो उनके उतार चढ़ाव हैं, जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो लोगों के दिल में बस जाते हैं। जैसे अब जी सास कहता है तो उनके दिमाग में कोकिला बेन आती है। तो आई एम प्रिटी जी श्योर आने जी। वाले कुछ समय तक भी ऐसा चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर द कैरेक्टर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक बिल्डिंग इट द वे इट इज। और उसकी आलोचना, उसकी तारीफ, उसके कैरेक्टर का जो आर्क है, ये सब कुछ इस पर डिस्कशन तो चलता रहेगा। पर थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और आप हमारे साथ आए, यहाँ पे आपने इतनी अच्छी बातचीत करी। तो थैंक यू सो मच रूपल जी, हैव अ गुड डे। और यू। शूट है तो आपका समय नहीं लेंगे ज्यादा, प्लीज हैव अ गुड डे। थैंक यू। जाते जाते इतना जरूर कहूंगी कि मेरे दर्शकों का कोटि कोटि अनंत कोटि आभार कि वो हमेशा मुझे हर किरदार में, चाहे वो म्यूजिक जो अभी रैप सॉन्ग निकला है या ये रिश्ते हैं प्यार के में मीनाक्षी राजवंश, हर किरदार में उन्होंने प्यार दिया है। मैं स्टार प्लस का धन्यवाद करती हूँ। मैं हमारे साथिया के मेकर्स रश्मि शर्मा मैडम और पवन सर का धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह प्यार बरसाते रहे, मेहनत से, ईमानदारी से डटे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
थैंक यू सो मच रूपल जी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आप देख रहे थे हमारे साथ रूपल पटेल को, जो कि जिन्होंने प्ले किया है कोकिलाबेन मोदी। साथ निभाना साथिया में इनके मीम्स वायरल हो रहे थे। अगर आपको और भी इनके बारे में बात करनी है, आप चाहते हैं आप इनसे कोई सवाल पूछें, तो अगले इंटरव्यू के लिए सवाल हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। रूपल मैम, जब अगली बार समय होगा तो हम इस पर और लंबी बातचीत करेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच। देखते रहिए दी लल्लन टॉप, ऐसे ही इंटरव्यूज के लिए, ऐसे ही कहानियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।